अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए हम जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ फॉल करती है। वो इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ में एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है जो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो कॉन्टिन्यूअल मोशन में है, मतलब हर चीज़ जो है वो मूवमेंट में है। हम लोग जो हैं हम अर्थ की सरफेस पे मूव करते हैं। अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऑर्बिट है, उसमें रिवॉल्व करता है या उसमें मूव करता है, और सन और स्टार्स भी जो है वो एक कॉन्टिन्यूअल मोशन में है। इन शॉर्ट हमारी जो कंप्लीट यूनिवर्स है ये एक कॉन्टिन्यूअल मोशन में रहती है। हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। The displacement is thus a change in the position of a body from its initial point to its final position. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक हमारे पास होता है इनिशियल पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ए इज इनिशियल पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास है वो है बी, और इसको हम कह देंगे फाइनल पॉइंट। अब एक चीज़ है, उसने ए पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से बी पॉइंट, फाइनल पॉइंट की तरफ मूव करना है, तो वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम कह देंगे कि ये उसका होगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो उसकी पोजीशन चेंज होगी एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो जीरो भी हो सकता है। किस तरह कि अगर एक चीज़ है वो ए से बी की तरफ मूव की है और बी से दोबारा ए की तरफ आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर का क्या मतलब होता है कि ये हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बताता है, उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताता है, और उसकी पोजीशन के बारे में भी बताता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोजीशन में और किस डायरेक्शन में मूव हुआ है। ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है R2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि हमारे पास ये एक रूल होता है कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हेड टू टेल रूल से। जो हमारे पास फाइनल पोजीशन होती है वहाँ पे उसका हेड आता है, एरो हेड आता है या टिप, वहाँ पे उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फाइनल पोजीशन, जो हमारे पास इनिशियल पोजीशन होता है, वहाँ पे उसकी टेल आती है उसकी, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है वहाँ पे उसकी टेल आ रही है, और जो हमारे पास फाइनल पोजीशन है वहाँ पे उसका हेड आ रहा है या एरो हेड आ रहा है। ये हमें बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट मूव किया है। ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी से हमें यह पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें बताती है कि किस स्पीड से जो है उसने ये डिस्प्लेसमेंट जो है, उसने चेंज जो है वो किस स्पीड के साथ हुआ है, कि उसकी स्पीड क्या थी, ये हमें पता चलता है वेलोसिटी में। वेलोसिटी में बताता है कि जो उसने अपने डायरेक्शन या जो मूवमेंट उसने चेंज किया ना, एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने, उसने किस स्पीड के साथ उसको चेंज किया है। इसलिए इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है V इज इक्वल टू D ओवर T, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, कि कितने टाइम में या कितनी स्पीड में उसने उस डिस्प्लेसमेंट को जो है वो किया है, चेंज किया उसने। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
is defined as the limiting value of change in displacement over change in time at the time interval following. ये क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है. इसमें क्या होता है कि एक एग्जैक्ट टाइम पे हम देखते हैं कि कितनी स्पीड के साथ चेंजिंग आई है, वो हो जाएगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अब इसमें हम देखते हैं कि जो स्पीड और डायरेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की किस तरह से चेंज हुई है. ठीक हो गया. वेलोसिटी में हम देखते हैं कि किस स्पीड से गया था. अब इसमें हम देखेंगे कि वो स्पीड कितने टाइम में चेंज होगी. ठीक हो गया. A velocity is a vector. Any change in velocity may be due to its change in its magnitude or change in its direction or both. एक्सीलरेशन में मैंने आपको बताया है कि अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास स्पीड और डायरेक्शन होती है ऑब्जेक्ट की वो कितने टाइम में जो है वो चेंज होती है. वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें जो है वो स्पीड उसकी चेंज होती है. यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अब हम एक कार चला रहे हैं, उसका हमने ना अचानक से हमने उसके एक्सीलरेटर को जो है रेस को हमने दबा दिया उसको. ठीक है. अब हम देखेंगे स्पीड में जो अचानक से चेंज आया ना वो हमारे पास हो जाएगी एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मेंशन है. A इज इक्वल्स टू डेल्टा V ओवर डेल्टा T. चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम. फिर आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अच्छा, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है कि किस तरह से चेंज हुआ एक ऑब्जेक्ट, किस तरह से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक उसने अपनी पोजीशन चेंज की है और कितने टाइम में की है. ये हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें ये सब बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अगर तो वो ग्राफ जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो वो हमें क्या बताएगा कि एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. और अगर वो हॉरिजॉन्टल है ग्राफ तो वो हमें बताएगा कि जो हमारे पास स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. और अगर एक कर्व ग्राफ हमारे पास आ रहा है, लाइक इस तरह से हमारे पास ग्राफ आ रहा है, तो वो हमें बताएगा कि एक्सीलरेशन जो स्पीड है वो किस तरह से चेंज हुई है और कितने टाइम में चेंज हुई है. ये हमें बताता है कर्व ग्राफ. और ग्राफ में जो हमारे पास ये शेडेड पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ये हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताता है. ये जो अंडरलाइन, ये जो हमारे पास शेडी पार्ट है ग्राफ में. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है हमारे अर्थ में, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो है बॉडी का टोटल वेट जो है वो एक्ट करता है. ठीक है. अब हम एक बॉडी जो है उसको हम हैंग कर देते हैं, हम किसी भी वो उसके साथ थ्रेड के साथ उसको ऊपर हैंग कर देंगे और नीचे हम एक बॉल लगा देंगे. वो बॉल जहां पे रेस्ट करेगा ना, जिस पॉइंट पे, उसके नीचे हम देख लेंगे कि वो उसका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Center of gravity is a theoretical point in the body where the body's total weight is thought to be concentrated. कि टोटल जो उसका वेट होता है बॉडी का, ठीक है, वो वहां पे एक्ट कर रहा होता है उस पॉइंट पे, उसको हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकॉज प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ मूविंग बॉडी व्हेन एक्टेड ऑन बाय ग्रेविटी. इट इज ऑल्सो यूजफुल इन डिजाइनिंग स्टैटिक स्ट्रक्चर्स सच एज बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस. हमारे बिल्डिंग बनाने में भी काम आता है और ब्रिजेस वगैरह में भी ये काम आता है. फिर हम उसके बाद देखते हैं कि क्या डिफरेंस है सेंटर ऑफ मास में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में. अब हम डिफरेंस देखेंगे.
सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे। किसी का मास कम होगा, किसी का मास ज़्यादा होगा, तो उसकी बेस पे जो है उसकी स्टेबिलिटी होगी। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बताता है, ये डिपेंड करता है ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट को लग रही होगी, ठीक है, उस जगह पे वो एक रेस्ट मोशन पे आ जाएगा। ये है हमारे पास डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी में और सेंटर ऑफ मास में। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैलकुलेट हमने करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। हमारे पास दो तरह की बॉडीज होती हैं, एक होती हैं सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं और एक हमारे पास होती हैं एसिमेट्रिकल बॉडीज। अब सिमेट्रिकल बॉडी का अगर हमने फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो हम उसको एक एग्जांपल के साथ हम उसको बता देते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने क्या किया, उसको एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने उसको क्या किया, एक थ्रेड पकड़ा, हमने उसको उसके साथ बांध दिया। ये पॉइंट ए जो है हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बांध दिया और एक हमने वर्टिकल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। A to D हमारे पास ये लाइन आ गई। दूसरी तरफ हमने उसी ऑब्जेक्ट को C के साथ करके हमने वहां से उसको टाई कर दिया और हमने एक प्रॉपर उसके आगे भी लाइन ड्रॉ कर ली, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली हमने, तो हमारे पास आ गया C to E पॉइंट आ गया हमारे पास। अब वो पॉइंट जहां पे ये दोनों वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम कह देंगे कि ये हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये है सिमेट्रिकल मेथड की ग्रेविटी फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एसिमेट्रिकल बॉडीज। अब एसिमेट्रिकल बॉडीज में क्या होता है कि इन सबका डिफरेंट मास होता है, ठीक है, इन सबका सेम मास नहीं होता। हमारे पास एक बड़ा कोई पार्टिकल होगा, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर दें तो सबका डिफरेंट मास होगा, तो वो हो जाएगी हमारे पास एसिमेट्रिकल बॉडीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैलकुलस मेथड यूज करते हैं। सिमेट्रिकल बॉडी एसिमेट्रिकल बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम कैलकुलस मेथड फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय वेट इज इक्वल्स टू एस एक्स डी डब्ल्यू। एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, डी डब्ल्यू जो सी है वो हमारे पास हो जाती है एक लाइन जो हमने ड्रॉ की होती है, और वेट हमारे पास होता है जो टोटल उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। और वेट का हमारे पास फॉर्मूला आता है W इज इक्वल्स टू mg। मास जो है इक्वल होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू d इंटू v। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, हम जो w वाली वैल्यू है उसके अंदर हम पुट कर देंगे मास की जगह पे, और ये हमारे पास आ जाएगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी, जिनके डिफरेंट मासेस थे उन सब पार्टिकल्स की हमारे पास आ जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा कि ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटी किस तरह से हेल्प करती है हमारी, कहाँ कहाँ यूज़फुल है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब कुछ आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। थैंक यू।